Hello everyone, welcome to Manovar Education. In this video we are going to discuss about the current affairs and general knowledge for CLAT 2025 examinations, and we have included the current affair from 26th of August to 1st of September 2024 and this is part 22 of this video. So इसमें हमने जो है इस वीक के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उसको पैसेज के तौर पे जो है इंक्लूड किया है। पहले पैसेज को देखेंगे जिस तरह से क्लैट में क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वी विल सी द पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू दैट पैसेज वी विल ट्राई टू सॉल्व द सम ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे होता है या नहीं, जैसे क्लैट में पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। Before that, here is some important information regarding our social media handles. Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। You will get the important PDF here on Instagram, Telegram और WhatsApp पे जो है आपको important PDF शेयर किया जाता है। सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज मैनुवर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल। यहाँ पर लॉ के एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी लॉ के एग्जामिनेशन की, वेदर 3 ईयर 5 ईयर्स और क्लैट एग्जामिनेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो लेक्चर जो है रेगुलर प्रोवाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के अपडेट्स जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल। इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट अवर सेंटर, दैट इज वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी एंड पुणे। इफ यू आर नॉट मुंबई और पुणे बेस्ड देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर लाइव क्लासेस। ऑनलाइन लेक्चर के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं और यू कैन ऑल्सो अवेल द डेमो क्लासेज हेयर, तो आप डेमो क्लास भी ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड द फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो किस पे है, दैट इज अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी इन ड्रग डिलीवरी। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो कैसा टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे ड्रग डिलीवरी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जो टॉपिक है इस बार जो है बहुत अच्छा टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, साइंस का टॉपिक है और यहाँ से जो है आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो देखते हैं पहले पैसेज, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले, अ न्यू ड्रग डिलीवरी मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड दैट कैन प्रूव यूजफुल टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, सिस्टिक फिब्रोसिस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV या कैंसर। तो एक नया तरह का जो है आपको ड्रग डिलीवरी मेथड जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप इन सब डिजीज़ से जो भी सफ़र कर रहे हो, अस्थमा, आपको HIV से, कैंसर से, तो उनके लिए क्या होगा कि नैनो पार्टिकल जो है उसके थ्रू जो है आपको ड्रग डिलीवरी किया जाएगा। मतलब ड्रग डिलीवरी आपके घर पे नहीं, आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा वो नैनो पार्टिकल्स के थ्रू, जिससे कि वो स्पेसिफिक सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके जो कि हार्मफुल है आपके बॉडी में। Scientists have used a chitin synthesis fungicide निकोमाइसिन टू डेवलप निकोमाइसिन लोडेड पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स। तो साइंटिस्ट ने जो है काइटिन का जो है सिंथेसाइज करके, काइटिन जो है एक तरह का सेलुलोज टाइप का मटेरियल, ग्लूकोज होता है जो कि इंसेक्ट वगैरह में का जो अपर लेयर होता है, स्केलेटन वगैरह जो होता है वो बना होता है काइटिन से, और फंगस में भी, फंगस का भी पार्ट होता है काइटिन। सो इसी से जो है आपको एक्सट्रैक्ट करके जो है नैनो पार्टिकल्स बनाया जा रहा है। Chitin is a strong natural material found in the outer shells of the insects, crabs, lobsters and other arthropods as well as in the cell walls of the fungi but not found in the human body। वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, काइटिन कैसा मटेरियल है, जो है एक ग्लूकोज मटेरियल है जो कि आपको सेल्स जो बना होता है इंसेक्ट वगैरह का, इसी से बना होता है, ह्यूमन बॉडी में ये नहीं मिलता है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग सिस्टम बाय मैनिपुलेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एट द नैनो स्केल। तो ये क्या है कि नैनो स्केल पे जो है हम वर्क करते हैं, यहाँ पे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नैनो स्केल पे यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है उससे कोई प्रोडक्टिव चीज़ जो है डिज़ाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो वर्ल्ड है, अलग अलग फील्ड में जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। Nanoparticles can entrap drugs or biomolecules into their interior structure and or absorb drugs onto their exterior surfaces to deliver drugs at a designated site in the body। तो वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, नैनो पार्टिकल क्या करेगा कि या तो वो जो भी ड्रग्स है या बायोमोलिक्यूल्स है उसको अपने अंदर जो है वो ये कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा और जाकर जो है इंजेक्ट कर लेगा और जाकर आपके
जो भी आपका डिज़ायर्ड साइट है, जो भी सेल्स है जहाँ पर आपको ये मेडिसिन की ज़रूरत होगी वहाँ पर जो है पहुँचा देगा, या फिर अपने ऊपर जो है वो रख लेगा, सरफेस पे रख लेगा और वहाँ पर डेजिग्नेटेड जो पार्ट है बॉडी का वहाँ पर जाकर जो है वो डिलीवर कर देगा। क्या होता है कि हम मेडिसिन लेते हैं तो जहाँ पर सेल ज़्यादा इफेक्टेड होता है या इंजेक्शन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक जो है आपके सेल्स तक वो चीज़ पहुँची जाए, लेकिन नैनो पार्टिकल्स के थ्रू क्या होगा कि एकदम स्पेसिफिक साइट, यानी जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है वहीं पर जाकर जो है वो आपको इंजेक्ट कर देगा मेडिसिन और ड्रग्स, और जिसके थ्रू जो है आप जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सकते हैं। द यूज़ ऑफ पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स इज़ द मोस्ट एडवांस मैथड ऑफ ड्रग डिलीवरी। तो सबसे एडवांस मैथड है, जाहिर सी बात है। नैनो पार्टिकल्स आर इंजीनियर टू डिलीवर ड्रग्स डायरेक्टली टू डिजीज साइट लाइक कैंसर सेल्स, रिड्यूसिंग द डैमेज टू हेल्दी टिश्यू। तो ये जो डायरेक्ट उसी सेल को जो है डिस्ट्रॉय करेगा जो सेल आपके बॉडी में हार्मफुल है, जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज क्रिएट कर रहा है, कॉज कर रहा है। बाकी जो हेल्दी सेल्स है, हेल्दी टिश्यूज़ है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हो जाएगा अगर ये आपको सक्सेसफुल रहता है तो। नैनो पार्टिकल्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर देयर एबिलिटी टू इम्प्रूव वैक्सीन एफिकेसी बाय डिलीवरिंग एंटीजेंस डायरेक्टली टू इम्यून सेल्स। तो ये जो है वैक्सीन की एफिशिएंसी को भी ये आपको इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि ये क्या करेगा, जो इम्यून सेल्स है उस पर जो है डायरेक्ट जो है एंटीजेंस जो है हम इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है नैनो पार्टिकल्स के रिगार्डिंग हमने जो ये आपको पैसेज देखा, इसमें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पैसेज था, और इसके रिगार्डिंग हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है, देखते हैं। दे हैव अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम्स, दे हैव रिड्यूस्ड इम्परफेक्शंस कंपेयर टू द बल्क मटेरियल्स, दे आर यूज्ड इन फ्यूल सेल्स। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि दे हैव लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ज़्यादा होता है जिसमें जो है एटम एक्यूमुलेट कर जाता है और स्पेसिफिक जगह पे जो है पहुंचा सकते हैं। ये इम्परफेक्शंस इसमें बहुत कम होता है, बल्क मटेरियल वगैरह में जो है ज़्यादा चीज़ों में इम्परफेक्शन होता है, डिफेक्ट होता है, लेकिन इसमें इम्परफेक्शंस के चांस जो है बहुत कम है। फ्यूल सेल्स और भी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, बैटरी सेल, बहुत सारी चीज़ों में जो है इसका यूज़ है, एप्लीकेशंस है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टिपिकल साइज रेंज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स कितना छोटा होता है, इसका साइज रेंज क्या होता है। 1 to 100 मिलीमीटर, 1 to 100 माइक्रोमीटर, 1 to 100 नैनोमीटर, 1 to 100 पिकोमीटर, एंड द करेक्ट आंसर इज 1 to 100 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। सो दैट मच स्मॉल जो है आपको ये पार्टिकल्स होता है, बहुत छोटा होता है, जो आप नेकेड आई से तो ऐसे भी नहीं देख सकते हो। सो दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल जो है, और ये बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंट में किस तरह से जो है आपको हेल्प कर सकता है। डिफरेंट फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, आप इन्वायरमेंट के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, स्पेस के फील्ड में, डिजीज़ के फील्ड में, आपको मेडिकल साइंस के फील्ड में। तो इन्वायरमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है, कार्बन एमिशंस, ऑयल स्पिल क्लीन अप, डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक प्रोडक्शन। तो नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छी कर सकें, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको जो है से मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम एफर्ट्स में जो है उसको सॉल्व किया जा सके। तो कार्बन एमिशन तो होगा नहीं, कार्बन एमिशन करेंगे तो और बेकार है, फिर ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करें। डिफॉरेस्टेशन भी नहीं, प्लास्टिक प्रोडक्शन भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ऑयल स्पिल क्लीन अप। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो ओशन वगैरह के फ्लोर पे जो है ऑयल स्पिल हो जाता है कभी कभी, तो उसको जो है ये आराम से जो है आपको बहुत प्रिसाइजली जो है ऑयल को जो है अलग कर सेपरेट कर सकता है वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज डेवलप्ड फॉर विच डिजीज। तो सबसे पहला जो वैक्सीन है वो किसके लिए, किस डिजीज़ के लिए जो है वो आपको डेवलप किया गया था। पहला वैक्सीन दुनिया में कौन सा, किस बीमारी के लिए, किस डिजीज़ के लिए था। डिप्थेरिया, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, पोलियो। एंड द करेक्ट आंसर इज स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वो पहला वैक्सीन डेवलप किया गया था। और किसने किया था, इट वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है वो सबसे पहला वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया था फॉर स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस इम्यूनाइजेशन वाज डेवलप्ड बाय।
तो BCG वैक्सीन जो है हाँ, तो उसको जो है हम जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए देते हैं, बच्चों को दिया जाता है मोस्टली न्यू बॉर्न बेबी को। और ये किसने डेवलप किया था? एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क एंड अल्बर्ट सबीन, अल्बर्ट कैलामेटी एंड कैमलिन ग्रीन, लुई पास्चर। एंड द करेक्ट आंसर इज अल्बर्ट कैलामेटे एंड कैमिले ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म ये होता है बैसिलस कैलामेटे ग्यूरिन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ, ये जो पर्सन थे इन्हीं के नाम पर ये BCG वैक्सीन का नाम भी रख दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। काफी न्यूज में है, अभी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, या और इससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम टॉप क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो ये है कि द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द यूनिफाइड पेंशन स्कीम दैट इज UPS विच विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद अश्योर्ड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन के लिए ये UPS स्कीम जो है गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। पहले भी चलता था, वो NPS था, अब इसकी जगह पे UPS आ रहा है। This would amount to 50% of the employee average basic pay drawn over the last 12 months before retirement for a minimum qualifying service of 25 years। तो ये क्या है कि 50% जो है आपका एवरेज बेसिक सैलरी जो है, जो आप लास्ट 12 मंथ में आपने ड्रॉ किया होगा और 25 ईयर्स की सर्विस, मिनिमम 25 ईयर की सर्विस होना चाहिए, तो आपका 50% जो है आपको अमाउंट दिया जाएगा। द अमाउंट इट proportionately go down for a smaller service period up to a minimum of 10 years of service। तो जैसे जैसे आपका जो है सर्विस पीरियड कम होगा उसी तरह से आपके अमाउंट भी जो है वो आपका पेंशन का जो है अमाउंट कम होगा। In the case of retirement after a minimum 10 years of service, the UPS provides for an assured minimum pension of Rs 10,000 per month। तो अगर आप 10 साल में ही रिटायर कर जाते हैं तो आपको कम से कम जो है मिनिमम जो है 10,000 सैलरी मिलेगा ही एज अ पेंशन। Upon the retiree's death, their immediate family would be eligible for 60% of the pension last drawn by the retiree। तो अगर डेथ हो जाती है, जो रिटायरमेंट जो सर्विस में थे उनकी डेथ हो जाती है, तो जो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं उनको जो है कितना मिलेगा? दैट इज 60% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है उसका 60% दिया जाएगा। द एम्प्लॉयज कैन स्टिल ऑप्ट टू रिमेन अंडर द NPS। और ये आपको ऑप्शन है कि आप NPS भी चूज कर सकते हैं या UPS भी आप चूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी रह सकते हैं। हाउएवर एन एम्प्लॉय कैन ओनली ऑप्ट फॉर वंस ऑप्टेड द ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। तो आप एक ही बार इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही आपने सिलेक्ट किया उसके बाद जो है आप दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। The Unified Pension Scheme UPS will have significant fiscal impacts on a government with a high debt and large debt to GDP ratio। तो इसका इम्पैक्ट GDP पे भी बढ़ सकता है, डेट वगैरह गवर्नमेंट का बढ़ सकता है, क्योंकि ये पूरा जो है आपको गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पेंशन वगैरह देना फिर से पड़ जाएगा। UPS aims to balance the fiscal cost with employee aspirations। It addresses the uncertainty of the national pension scheme and the high fiscal burden of reverting to the old pension scheme। तो अब इसको जो है ये कहा जा रहा है कि UPS जो है आपको जो भी अनसर्टेनिटी थी इसमें न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम में, उसको भी कम करेगा, ख़त्म करेगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम में जो फिनेंशियल बर्डन हो जाता था उसको भी ये रिड्यूस करेगा। तो देखा जाएगा कितना सक्सेसफुल होता है, कैसे गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो हम जो है देखते हैं ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट बन गया है। सो द UPS स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, सो UPS स्कीम जो है वो कब से इफेक्टिव होगा, किस टाइम से जो है आपको इफेक्टिव हो जाएगा ये? 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025, 1 मार्च 2025 एंड द 1 जनवरी 2025। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 2025 से जो है आपको UPS स्कीम जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच PM इंट्रोड्यूसेस NPS इन इंडिया। तो सबसे पहले न्यू पेंशन स्कीम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से प्रधानमंत्री थे उस वक्त, कौन प्राइम मिनिस्टर थे? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी। एंड द करेक्ट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। Next question is which of the following statement about the union budget presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday, July 23rd, 2024 is correct। तो इन्होंने जो है बजट जो है इंट्रोड्यूस किया था 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमन, और ये इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? इट इज़ हर 7th बजट, इट इज़ हर 6th बजट,
इट इज़ हर 5th बजट, इट इज़ हर 8th बजट। तो ये इनका कैमा बजट था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये जो है इट इज़ हर 7th बजट। सी प्रेजेंटेड 6 फुल फ्लेज बजट एंड 1 इंटरिम बजट जो है इन्होंने अब तक इंट्रोड्यूस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द कंट्री। तो आपको टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, इनकम डिसीजन, ये सारे जो हैं गवर्नमेंट का डिसीजन किसके अंडर में आता है, किस पॉलिसी के अंडर में आता है? मॉनेटरी पॉलिसी, लेबर मार्केट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। एंड द करेक्ट आंसर इज फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो है फिस्कल पॉलिसी ही है जो पूरा डिसाइड करता है गवर्नमेंट की इनकम क्या है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड करेगी। जो बजट है दैट इज अंडर द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल ईयर में कितना गवर्नमेंट खर्च करती है, दैट इज फिस्कल ईयर इंडिया का कब से कब तक है? आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है दैट इज द फिस्कल ईयर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? डायरेक्ट टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय, जो है गवर्नमेंट आपकी इनकम से या आपसे डायरेक्ट कलेक्ट करती है, आपको ही जो है उसको पेड करना होता है डायरेक्टली, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। एंड इनकम टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स जो है आपके वेल्थ पे लगता है और ये डायरेक्ट होता है, सो दैट इज द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज अबाउट द ट्रांस बाउंड्री रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर के बारे में ये टॉपिक है। आपको किस तरह से रिवर जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री चली जाती है, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट भी जा सकती है। तो ये रिवर के बारे में सारी जो है इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है, किस रिवर के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस भी किया गया है, क्या न्यूज़ था वो देखते हैं हम लोग। Bangladesh has recently faced severe floods leading to concern that the water might be coming from the Dambur Dam in Tripura, India। तो बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा जो है फ्लड आ चुका था और वहाँ पर जो है उसका कंसर्न ये था कि वो इशू रेज कर रहे थे कि इंडिया के दम्बुर डैम जो है वहाँ से जो है वाटर जो है हमारे बांग्लादेश में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ फ्लड आ गया। बांग्लादेश का सिचुएशन ऐसे ही जो है टर्म ऑयल का सिचुएशन है, वहाँ पे क्राइसिस ऐसे ही हुआ है और ऊपर से ये फ्लड। However, the Indian government has clarified that the flooding is caused by heavy rainfall in the larger catchment areas of the Gumti River, which flows through both nations rather than the dam's water release। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ये डैम के वाटर से नहीं हुआ है, ये जो है आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से हुआ। गोमती रिवर जो है वो अपने डेंजर एरिया से ज़्यादा फ्लो कर रही है और जिसकी वजह से उसका पानी जो है दोनों एरिया में फैल गया है, बांग्लादेश और इंडिया दोनों जगह। India and Bangladesh shares 54 rivers, with India having the most river flowing into the Bay of Bengal via Bangladesh। तो दोनों के बीच में लगभग जो है 54 रिवर जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं और मोस्टली रिवर जो है वो कहाँ जाकर जो है मर्ज होती है, दैट इज इन द बे ऑफ बंगाल। Bangladesh is advocating for a fair allocation of Tista river water from India similar to the Ganga Water Treaty of 1996। बांग्लादेश ये भी डिमांड कर रहा है लगातार कि जो तिस्ता का पानी है, तिस्ता नदी का जो पानी है वो उसी तरह से सिमिलरिटी हो, उस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जिस तरह से गंगा वाटर ट्रीटी में जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1996 में ये ट्रीटी साइन हुआ था और दोनों का जो है उसमें शेयर है कि बांग्लादेश को कितना पानी जो है वो दिया जाएगा। However, this request has not been successful। The 1996 Ganges Water Treaty between India and Bangladesh aimed to resolve dispute between India and Bangladesh over water flow entitlements, which emerged after the Farakka barrage was built in 1975 to divert Ganges water to the Hooghly River for maintaining Calcutta port। तो ये वही सिचुएशन हो गया था जब आपको फरक्का बराज बना था 1975 में, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि हुगली रिवर में जो है गंगा का पानी को मोड़ दिया गया था और जिसकी वजह से बांग्लादेश ने काफ़ी जो है ये हो गया था सिचुएशन कि आप जो है पानी को रोक रहे हैं, पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं वाटर को गंगा का, जो हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से जो है वहाँ पे ट्रीटी साइन हुआ था। द गंगीज पद्मा इन बांग्लादेश, गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। दिस मेजर रिवर फ्लोज फ्रॉम इंडिया इनटू बांग्लादेश ट्रावर्सिंग द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये जो है इंडिया से होकर जो है नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, वहाँ से होते हुए ये आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए ये कहाँ जाती है, दैट गोज टू बांग्लादेश गंगा रिवर, और वहाँ ब्रह्मपुत्रा से मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। नेक्स्ट जहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू रिवर टिस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो रिवर तिस्ता के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। तो क्या ये जो है दोनों का सोर्स सेम है, ब्रह्मपुत्रा और तिस्ता रिवर का, लेकिन ये जो है सिक्किम से फ्लो करती है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तिस्ता रिवर। रिवर तिस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2 जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ओनली रंगीत जो है वो सिक्किम से निकल के कहाँ रिवर तिस्ता में जो है मिल जाती है, बाकी ऐसा नहीं है, ये सिक्किम होकर फ्लो नहीं करती है। और ये जो है बे ऑफ बंगाल में नहीं, पहले ही जो है असम में जो है ये तिस्ता रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो ऑप्शन 2 जो है ओनली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दम्बुर दाम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रिवर, लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये डैम जो है वो किस नदी पर है, अभी जिसको लेकर जो है ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये डैम कहाँ है, गोमती, घाघरा, फेनी, कुशियारा, एंड द करेक्ट आंसर इज गोमती। तो गोमती पे जो है ये डैम है और त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री दैट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया इज। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ कौन सा जो है देश शेयर करता है, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, एंड द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 4096 किलोमीटर का जो है बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, दैट इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर हीराकुद डैम इज सिचुएटेड। So Hirakud Dam, that is the longest dam of India and is situated on which of the following river? Meghna, Mahanadi, Krishna, Kaveri, and the correct answer is Mahanadi. So it is in Odisha and it is the longest dam of India. And Tehri Dam is the highest dam of India, which is situated on the Bhagirathi River, Uttarakhand. Next question is at which place does Alaknanda and Bhagirathi meet एंड टेक द नेम गंगा। तो हम जानते हैं कि देयर इज पंच प्रयाग एंड देयर इज वन प्रयाग वेयर गंगा एंड अलकनंदा जो है वो मिलती है, और अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है, वहाँ से उसका नाम गंगा हो जाता है। और वो कहाँ पे जाकर मिलती है, देव प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, एंड द करेक्ट आंसर इज देव प्रयाग। सो देव प्रयाग में क्या होता है कि दैट अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड इट टेक द नेम गंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द कास्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो अभी कास्ट को लेकर काफ़ी जो है आप न्यूज़ में देखते होंगे, अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज सभी का जो है कास्ट पे लेके कुछ ना कुछ आप स्टेटमेंट सुनते रहते हैं रेगुलर। तो कास्ट मूवमेंट जो है हमारा कैसे शुरू हुआ, कास्ट सेंसस को लेकर जो है ये चलता रहता है, बातें चलती रहती है। तो इसको लेकर जो एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। सो रिसेंटली मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कॉल फॉर न्यू इंडियन caste census after the Supreme Court judgment on sub categorization within reserved castes। तो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था दैट इज सब कैटेगरी जो है कास्ट में SC ST में उसमें भी हो, क्रीमी लेयर हो, जिसको मिल गया है रिजर्वेशन का बेनिफिट उसको ना मिले, दूसरे को मिले। तो इस तरह की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही थी। Caste is often considered as central to South Asian society, much like race in the United States, class in Britain and faction in Italy। तो साउथ एशिया की जो कंट्री है वहाँ पे कास्ट का जो है एक सिचुएशन चलता ही रहता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो है आपको रेसिज्म ब्लैक वाइट का, ब्रिटेन में क्लास को लेकर एलीट क्लास, रॉयल क्लास, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको चलती रहती है। इंडिया में इस तरह का है। Definition of caste often revolved around Brahminical notions of purity and pollution and often aggressive resistance to such notions while lower caste। तो ये जो है आपको कास्ट का जानते हैं कि हमने जो है देखा है कि ये शुरू से चलता आ रहा है, वैदिक पीरियड से बनता आया, ब्राह्मणिकल, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है इसको लेकर रेगुलर जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ रिवोल्ट होते रहे हैं हमारे हिस्ट्री में। So Jyotiba Phule, he was a 19th century Marathi activist and founder of the Satyasodhak Samaj and was among modern India's first anti-caste ideologues। तो ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने सत्यशोधक समाज जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था 1873 में, और वो कास्ट को लेकर काफ़ी जो है उन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की, एंटी कास्ट मूवमेंट जो है उन्होंने चलाया था। B.R. अम्बेडकर, वी ऑल नो दैट, father of the Indian Constitution, he mobilized Dalit and members of depressed class with the slogan we must become a ruling community। तो ये जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है रिवोल्ट किया, बहुत ज़्यादा आपको
एजिटेशन देखने को मिलेगा इनका। बी आर अम्बेडकर की बहुत सारी बुक देखने को मिलेगी आपको, इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा आपको, डिफरेंट जो है। तो इस तरह से बी आर अम्बेडकर जो है रिफॉर्म मूवमेंट उन्होंने चलाया कास्ट को लेकर। In 1927, he led the Mahar Satyagraha to agitate for the right of untouchables to draw water from the public tank in Mahar in Maharashtra that was hitherto denied to them by leaders of privileged castes। तो 1927 में इन्होंने क्या किया, महार सत्याग्रह भी चलाया था। जो महार लोग जो थे, महार जाति जो थी, उनको जो है आपको पानी निकालने का जो है परमिशन नहीं था कुएं में से, और ये जो है इसको लेकर इन्होंने महार सत्याग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। In December 1927, Ambedkar publicly set fire to the Manusmriti, which was seen as a source for perpetuations of the caste system and the practice of untouchability। तो 1927 में जो है अंबेडकर जी ने जो क्या किया था, मनुस्मृति को जला दिया था। मनुस्मृति जो एक लॉ बुक है, कहा कि ये जो है कास्ट को और बढ़ावा देती है और ज़्यादा जो है एंटी कास्ट बुक है, तो उसको उन्होंने जलाया था। इससे रिगार्डिंग जो है आप क्वेश्चंस देखते हैं। So Dash is one of the first criticism of the caste system written by Mahatma Phule and published in the year 1873। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने, आपने देखा भी, सत्यशोधक समाज एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने बुक लिखी थी जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी, एंटी कास्ट जो है बुक थी, रिफॉर्म बुक थी। तो उस बुक का नाम क्या था, गुलामी की कहानी, गुलामगिरी, जाति का उन्मूलन, भारत में जाति एवं प्रजाति। And the correct answer is Gulamgiri। So Gulamgiri was the book written by Jyotiba Phule। Next question is when was the last caste census done in India। तो सबसे लास्ट टाइम जो है कास्ट सेंसस कब हुआ था, 1951, 1931, 1990, 1948। And the correct answer is 1931। So it was during the British time, the first last time कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद कास्ट सेंसस नहीं कंडक्ट किया गया अभी तक। अभी जो है रिसेंटली में बिहार स्टेट ने कास्ट सेंसस कंडक्ट किया है। सेंसस की बात करते हैं तो सबसे पहली बार सेंसस कब हुआ था, डेट वाज इन 1872 एंड इट वाज अंडर द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मायो, बट इट वाज नॉट अ सिस्टमैटिक वन। द फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881 अंडर द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड रिपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रार्थना समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन द ईयर। तो प्रार्थना समाज जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, बॉम्बे में ही इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1898, 1889, 1867, 1876। And the correct answer is 1867 and it was established by आत्माराम पांडुरंग। तो उन्होंने जो है इसको प्रार्थना समाज को एस्टैब्लिश किया था। ये भी एक रिफॉर्म मूवमेंट था, तो रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन था, तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फोकस ऑफ पंडित रामाबाईज बुक। तो पंडित रामाबाई जो है उनके बुक का जो है मेन फोकस क्या था, तो द मेजरेबल लाइव्स ऑफ लोअर कास्ट हिंदू वीमेन, the miserable lives of upper caste Hindu women, the achievement of Hindu women, the economic status of women। and the correct answer is the miserable lives of upper caste Hindu women। ये उन्होंने ये बुक लिखी थी कि अपर कास्ट वीमेन जो है उसके साथ किस तरह का जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स फाउंडेड आर्य समाज। So Arya Samaj was established by which of the following reformer? Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, Atmaram Pandurang, Ishwar Chandra Vidyasagar। And the correct answer is स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने आर्य समाज का एस्टैब्लिशमेंट किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का एस्टैब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2024 जो है रिलीज किया गया है, और वी विल सी कि इसमें क्या क्या जो है आपको निकल कर आया है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में। तो देखते हैं पैसेज। रिसेंटली द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो EPIC रिलीज द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2024। तो रिलीज किसने किया है, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इन इंडिया वेयर द एनुअल PM 2.5 स्टैंडर्ड इज 40 microgram per meter cube, more than 40% of the population breathes air that exceeds the standard। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में जो है पार्टिकुलेट मैटर जो है आप जो है उसका जो है 40 जो है स्टैंडर्ड है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है आपको इसका देखने को मिलता है, पॉल्यूशन देखने को मिलता है एयर पॉल्यूशन का। 40% जो पॉपुलेशन है हमारा, वो ऐसी हवा की सांस ले रहा है जो कि पॉल्यूटेड है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा जो है, जो पार्टिकुलेट मैटर का स्टैंडर्ड है उससे एक्सीड किया हुआ है। द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन सरपास दोज ऑफ स्मोकिंग, हेवी ड्रिंकिंग एंड आर सेवरल टाइम्स ग्रेटर दैन अदर मेजर हेल्थ रिस्क लाइक HIV,
एड्स एंड मल न्यूट्रिशन। मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है इस पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का, कि ये इसको भी सरपास कर रहा है। किसको? आप अगर कोई चैन स्मोकर है या फिर हेवी ड्रिंकर है तो, या फिर कोई मेजर डिजीज से जो है वो परेशान है, उसको भी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन इफेक्ट कर रहा है। People in the most polluted area breathe 6 times more polluted air than those in the cleanest region, reducing their life expectancy by an average of 2.7 years। तो जो लोग आपको पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं वो आपको क्या है कि 6 टाइम्स ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर जो है वो इनहेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एवरेज वो घट जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है 2.7 ईयर तक। While many countries have established national air quality standard, the report finds that enforcement and compliance remain significant challenges। तो बहुत सारे देश ने जो है अपना अपना एक स्टैंडर्ड जो है एस्टैब्लिश किया है, लेकिन इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है एक चैलेंज है। जैसे कि यूएस, चाइना, यूरोप, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड चाइना have implemented stringent policies leading to significant reduction in pollution level। तो इन लोगों ने जो है एक स्ट्रिक्ट और stringent पॉलिसी जो है अप्लाई किया, जिससे जो पॉल्यूशन वहाँ कम हुआ है। The US has reduced pollution by 67.2% since 1970, extending the average life span of 1.5 years। तो 67.2% जो है पॉल्यूशन डिक्रीज किया है 1970 से लेकर यूएस, और जिसकी वजह से एवरेज लाइफ स्पैन जो है 1.5 ईयर बढ़ गया। इस तरह से चाइना ने भी जो है अपना पॉल्यूशन लेवल रिड्यूस किया है। अब देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। Which of the above are released into the atmosphere due to the burning of crop or biomass residue? तो जो हमारा फसल क्रॉप जलता है या बायोमास जो रेसिड्यू है, उससे कौन सा गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जो कि आपको पॉल्यूशन तो क्रिएट करेगा ही। तो इसमें से सारे गैस जो हैं वो रिलीज होते हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपीएस? पीओपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, परसिस्टेंट ऑक्सीजनेटेड पॉल्यूटेंट्स, पॉलीक्लिनिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, पॉलीमराइज्ड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ऐसा पॉल्यूटेंट्स है जो बायोडिग्रेड नहीं होता है और ये जो है परसिस्टेंट हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंटिन्यूसली वो वहीं पर रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस पॉल्यूशन से ज़्यादा इफेक्ट होता है? नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। एंड द करेक्ट आंसर इज एयर पॉल्यूशन। जो हम सांस लेते हैं तो एयर ही लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा लंग्स जो है मोस्टली इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इज रिप्रेजेंटेड इन। तो AQI जो है वो किस में रिप्रेजेंट करता है अपना इंडेक्स? यूनिट ऑफ माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ PPM, परसेंटेज या नंबर्स? तो AQI जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है नंबर्स में। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो नंबर वेरी करता है दैट इज बिटवीन द 0 to 500, 0 बीइंग द क्लीनेस्ट, 0 सबसे साफ होता है और 500 जो है वो सबसे क्या होता है, आपको सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन? तो इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको बायो इंडिकेटर के तौर पे वर्क करता है कि वाटर पॉल्यूशन है या नहीं है? फ्रॉग, लायन, अर्थवॉर्म, ज़ेब्रा। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है वो एक बायो इंडिकेटर के तौर पे वर्क करता है किसी जगह पे, कि बता देता है कि हमें जो है यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा है। अगर वहाँ पे फ्रॉग की जो है आपको देखने को कम मिलेगा, फ्रॉग धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो मतलब क्या है कि वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से फ्रॉग या तो वहाँ से चले गए हैं या मोस्टली जो है वो मर गए हैं। तो ऐसा जो है आपको इंडिकेट करता है फ्रॉग वगैरह। सो ये जो है हमारा टॉपिक था 5 इंपॉर्टेंट पैसेज जिसके रिगार्ड जो हमने देखा इस वीक में, और उसके रिगार्डिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। तो हम लोग इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। उससे पहले इन केस यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर क्लासरूम प्रोग्राम देन यू कैन विजिट अवर सेंटर वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी और पुणे। आप विजिट कर सकते हो, यहाँ पर डेमो क्लास अवेल कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट पुणे और मुंबई बेस्ड देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर लाइव क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे, और लिंक भी है प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी जो भी आपको पूछना हो पूछ सकते हो। विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।